लिमरा न्यूज, हम दिखाते हैं सच। देश प्रदेश की सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए लिमरा न्यूज। आपस के मशवरों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए नहीं चलेंगे तब तक हम जलसे कर सकते हैं, तालियां बज सकती हैं, लेकिन देश का की व्यवस्था में कोई ठोस परिवर्तन आए ऐसा संभव मुझे तो कम से कम बिल्कुल नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता कि आप इन बातों से सहमत हो कि नहीं हो। तालियां बजाओ, मुझे तालियों का शौक नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप सहमत हो इन विचारों से कि नहीं। यह है विचारधारा जो मुझे यहाँ लाई है। मैं राजनीति का इंसान नहीं हूँ, मैं समाज का छोटा सा सेवक हूँ। मुझे भारत से प्यार है। मैंने अरब की यूनिवर्सिटी से पीएचडी की तो अरब की गवर्नमेंट ने मुझे वहीं पर जॉब दिलाई और पहले ही महीने से 7.5 लाख रुपए मेरी सैलरी रखी। मुझे वहाँ रोकने के लिए सरकार ने भी जोर डाला। मैंने पिताजी से पूछा, उस वक्त वो जिंदा थे, मैंने वहाँ से फ़ोन करके पिताजी से पूछा मैं क्या करूँ। कहा पहली फ्लाइट लेकर भारत में आ जाओ। उन्होंने कहा कि हमने संकल्प लिया है कि हम भारत को छोड़कर दुनिया में कहीं नहीं जाएंगे। जब देश का विभाजन हुआ था, जब पाकिस्तान बना था, तो पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की सरकार ने मेरे पिताजी को पाकिस्तान बुलाने की बहुत कोशिश की। यहाँ तक कि उस वक्त के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू से कहा, मौलाना नोमानी की हमको ज़रूरत है, हमको यहाँ का संविधान बनाना है जिसमें इस्लामिक चीज़ें भी हों और जो सेकुलर भी हो, जो डेमोक्रेटिक भी हो। मेरे पिताजी इस्लामिक लॉ के दुनिया के सबसे बड़े स्कॉलर थे। उन्होंने कहा नेहरू जी ने कि मैं बात करता हूँ। नेहरू जी खुद लखनऊ आए, कैन यू बिलीव इट। सोचो, नेहरू जी खुद लखनऊ आए दिल्ली से, मेरे पिताजी से मिले। मेरी उम्र उस वक्त शायद 7 साल की रही होगी। पिताजी से उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली बार बार जोर दे रहे हैं, हम तो नहीं चाहते कि आप भारत से जाएं, लेकिन वो कह रहे हैं तो मैं आपके पास खुद आया हूँ। आप अगर जाने को तैयार हूँ तो मैं पूरी व्यवस्था करने के लिए तैयार हूँ। आप और आपकी पूरी लाइब्रेरी, आप और आपका पूरा परिवार बड़े आराम से एक चार्टर्ड प्लेन में पाकिस्तान में भेज दूंगा। मेरे पिताजी ने उनसे कहा कि नेहरू जी, हम ये संकल्प ले चुके हैं और मैंने ये विल लिखी है कि मेरी औलाद में से कोई कभी भी किसी भी परेशानी, चाहे जितना जुल्म हो, चाहे जितनी ज्यादती हो, हम भारत को छोड़कर नहीं जाएंगे। मुसलमानों, भारत की एक धार्मिक अहमियत भी है। लोग तुमको सही इतिहास नहीं बताते। पहला इंसान जब उतारा था खुदा ने, पहला पैगंबर, तो अरब में नहीं उतारा था, मक्के और मदीने में नहीं उतारा था। वो जम्बू सलाल द्वीप का इलाका था जो साउथ इंडिया और श्रीलंका में है, वहाँ उतरे थे आदम अलैहिस्सलाम। और आदम का नाम अरबी ज़बान का शब्द नहीं है, आदम संस्कृत ज़बान का शब्द है। आदि मानव, ये से था आदिम, वहाँ से बना आदम। तो इस्लाम भारत की सबसे पहले जो भारत में धर्म आया, एक ही धर्म दुनिया में सब लेकर आए, वो महात्मा गौतम बुद्धा हो, वो हज़रत ईसा हो, हज़रत मूसा हो। ये हो ही नहीं सकता कि जीने और मरने का पूरा संस्कार खुदा ने एक दे दिया, खाने पीने का तरीका एक दे दिया और हज़ारों धर्म दे दिए ताकि तुम हमेशा लड़ते रहो। ये स्वार्थी पंडितों ने असली धर्म का हुलिया बिगाड़ा है, इसलिए कि वो इस धर्म के नाम पर दलाली करना चाहते हैं। आप अगर सीधे संपर्क करोगे अपने मालिक से तो बीच में वो एजेंट तो ख़त्म हो गया, उसकी आमदनी ख़त्म हो गई। और सबसे ज़बरदस्त आमदनी मंदिरों की है। उस आमदनी पर न इनकम टैक्स है न सेल टैक्स, बल्कि इनकम टैक्स कमिश्नर और सेल टैक्स कमिश्नर खुद आकर वहाँ माथा टेकते हैं। ये सब झूठ है, ये सब फ्रॉड है। नौजवानों, आगे बढ़ो, अध्ययन करो, स्टडी करो, दिमाग को रोशन करो, दिल को बड़ा करो, हृदय को बड़ा करो और ऐसे बहादुर लीडरों को मजबूत तरीके से उनके साथ सहयोग करो। हमसे
मैं आज यहाँ उलमा बैठे उनके सामने कहता हूँ, चंद्रशेखर जी मुझसे बहुत बार बार कह चुके, आज भी उन्होंने मुझसे कहा, आज भी उन्होंने मुझसे सुबह कहा कि मौलाना नुमानी साहब बहुत दिन के बाद हमें ये कोई मार्गदर्शक मिला है, आपके मशवरे के बगैर मैं कोई नीति नहीं बनाऊंगा। मैं आपके सामने ये बात कह रहा हूँ। नहीं मैं साहब मैंने ही कहा है, कंफर्म करने की बात नहीं, मेरी जबान है ये। आपने सुन लिया, आपने सुन लिया। ये कोई वक्ती साथ नहीं है। मैं एक सभा में भाषण देने के लिए नहीं आया हूं, मैं इस संघर्ष में साथ देने के लिए आया हूं, मरते दम तक साथ दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप भी अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक इस देश में असली न्याय को स्थापित करने के लिए अपनी जान, अपना माल, अपना समय और अपना जो कुछ भी आपका अपना एक्सपर्टीज है वो सब लगाएंगे। आखिर में मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपने परिवार के बीच में आया हूँ, मुझे वो खुशी हो रही है कि जो किसी इंसान को अपने परिवार के बीच में आने से होती है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने बहुत अजीज दोस्त साथी चंद्रशेखर, जो मुस्तकबिल की उम्मीद बनकर भारत के सामने आ रहे हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब मीडिया के लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, बहनों का, भाइयों का, नौजवानों का, बेटियों का, सारे लोगों का, और जिन लोगों ने इतनी ज़बरदस्त व्यवस्था की, जिन्होंने ऐसा अरेंजमेंट किया इस इतनी बड़ी सभा का, उन सब का दिल से मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। और एक और बात मैं ज़रूर कहूँगा, मैं अपने पुलिस के भाइयों और बहनों का भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत दिल से शुक्रिया। बहुत मुश्किल सर्विस है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की, घंटों खड़ा रहना पड़ता है, धूप हो, बारिश हो, वक्त पर खाना नहीं मिलता, वक्त पर चाय नहीं मिलती। देश के नागरिकों का और पुलिस के लोगों डिपार्टमेंट का जिस दिन संबंध अच्छा हो जाएगा उस दिन देश तरक्की करना शुरू करेगा। पुलिस विभाग के लोग दिन रात ड्यूटी करते हैं, और ख़ास तौर पर महिला पुलिस की जो मेरी बेटियां हैं उनको देखकर तो मुझे बहुत ही दुख होता है। वो घंटों घंटों ड्यूटी देते हैं, अगर टॉयलेट जाने की ज़रूरत होती है तो वो बेचारी जा नहीं पाती। मैं बहुत दिल से आभारी हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, ज़िला प्रशासन का, यहाँ के पुलिस अफसरान और हमारे तमाम भाइयों का, बहनों का, बेटियों का, कि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की, बहुत शांति के साथ, बहुत सुकून और इत्मीनान के साथ आपने इस जलसे को होने दिया। मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार फिर मैं आप सब से ये वादा लेता हूँ कि इस संघर्ष में आखिर दम तक साथ चलोगे। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि संविधान की जो प्रस्तावना अभी पढ़ी जाएगी उसके बाद हम लोग सब संकल्प लेंगे, संविधान बचेगा तो देश बचेगा, संविधान नहीं बचेगा तो देश के टुकड़े टुकड़े होने से कोई बचा नहीं सकता।